पीने की चीजें ना, उन सभी को एक छत के नीचे इकट्ठा किया जाएगा। चाहे वो पहले फ्लोर पे हो, चाहे वो दूसरे, चाहे वो तीसरे फ्लोर पे हो। लेकिन वो ऐसी होंगी कि अगर किसी को गोलगप्पे खाने हैं, किसी दुकानदार के अगर फेमस है, तो हर दुकानदारों के गोलगप्पे अलग अलग बर्तन में उनकी पर्ची लगाकर रखे जाएंगे, जिससे कि ग्राहक कहेगा कि मुझे इस दुकानदार के गोलगप्पे खाने हैं, तो उस दुकानदार की बर्तन में से गोलगप्पे उठा के उस दुकानदार की जो पानी होगा, उस बर्तन में से पानी ला के वो गोलगप्पे खिलाए जा सकेंगे। ऐसे छोले भटूरे वाले जो भी होंगे, जिस दुकानदार का जो भी छोले भटूरे वाला होगा, उसके पास जाएगा, उसकी पर्ची लग होगी, उससे वो छोले भटूरे खा सकता है। किसी की टिक्की हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो वो सब बस फर्क ये आ जाए कि वो सब एक ही छत के नीचे होंगे, एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर होंगे, जिससे कि जो छोटी छोटी गली की समस्या होती ना, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिससे कि सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। मेरे प्यारे नागरिकों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इस देश के हर जिले को दोबारा से रिडेवलप किया जाएगा। जो भी छोटी छोटी बिल्डिंगें 1 फ्लोर 2 फ्लोर बनी रहती हैं, उन सभी को तोड़ के एक जगह प्रॉपर अच्छे से एयर स्पेस का मैक्सिमम उपयोग करते हुए वहां पर सभी को रहने की व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी। और सभी तरह की जो भी फैसिलिटीज बेसिक या एडवांस होती है, वो सभी उनके नियर बाय प्रोवाइड करवाने की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक जिले में नहीं क्रिएट की जा सकती, जैसे कि मार्केट्स हो गई, जैसे चांदनी चौक मार्केट हो गई, खारी बावली मार्केट हो गई, सरोजनी मार्केट हो गई, लाजपत नगर, कितनी ही शॉपिंग वाली मार्केट्स होती हैं जिन्हें हम जिलों में नहीं शिफ्ट कर सकते, जो कि लोगों को फिर प्रॉब्लम भी होगी कि यार वो इतनी बड़ी मार्केट्स का अपना ही एक फील आता था अलग। तो उन सभी मार्केट्स का फील बने रहने के लिए उन सभी मार्केट्स को भी रीडिजाइन रीडेवलप किया जाएगा। और वो इस तरह से रीडेवलप किया जाएगा कि किसी भी दुकानदार को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। जैसे कि मान लीजिए खारी बावली मसालों की मार्केट से काफी फेमस है, तो वहां पे जो भी मसाले के दुकानदार होंगे, उन सभी को इस तरह से शिफ्ट किया जाएगा। मान लीजिए जैसे जीरा है, जीरे की अलग अलग दुकानें होती हैं, कोई अलग अलग क्वालिटी का क्या क्या बेचता है, कुछ भी बेचता है। तो उस केस में क्या होगा, सभी क्वालिटी के जीरो को अलग अलग मतलब एक ही जगह रखा जाएगा, अलग अलग बोरों में करके जैसे भी रखा जाता है, जिससे कि जिस भी ग्राहक को जैसी भी क्वालिटी का जीरा पसंद होगा, वो वहां से ले सकेगा। उसे एक ही चीज की शॉपिंग के लिए 10 जगह घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ कोई दुकानदार ये भी नहीं कह पाएगा कि मेरे जिले की दुकान 10वें फ्लोर पे है, किसी की पहले फ्लोर पे है, किसी की ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ग्राहक तो वहां तक आएगा ही नहीं। तो वो सब चीजें दूर की जाएगी। किसी को अगर कोई चीज लेनी है ना, वो सिर्फ एक ही जगह से मिलेगी। इस तरह से वो फैसिलिटीज की जाएंगी, जिससे ना ही दुकानदार को ना ही ग्राहक को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी चीज ढूंढने में। उस तरह की उन्हें ऐसी उन्हें वे बनाए जाएंगे कि उन्हें पता रहेगा कि हाँ, ये चीज यहाँ पे मिलेगी, वो चीज वहां मिलेगी। जैसे मॉल में भी जाते हैं शॉपिंग करने, हमें पता नहीं होता कि अगर हमें कोई क्रीम खरीदनी है तो वो कहाँ रखी है, किस सेक्शन में रखी है, तो किस सेक्शन में कौन सी चीज कहाँ मिलती है, वो लोगों को पहले ही पता रहेगा। इस तरह की वो फैसिलिटीज की जाएंगी। और इसी तरह से खाने पीने की दुकान हो गई, जैसे कि किसी को गोलगप्पे पसंद है, किसी का गोलगप्पे का पानी पसंद है, किसी की टिक्की पसंद है, किसी की पाव भाजी पसंद है, किसी के छोले भटूरे पसंद है, किसी के समोसे पसंद है। तो जो भी ऐसे खाने पीने की चीजें ना, उन सभी को एक छत के नीचे इकट्ठा किया जाएगा। चाहे वो पहले फ्लोर पे हो, चाहे वो दूसरे, चाहे वो तीसरे फ्लोर पे हो। लेकिन वो ऐसी होंगी कि अगर किसी को गोलगप्पे खाने हैं, किसी दुकानदार के अगर फेमस है, तो हर दुकानदारों के गोलगप्पे अलग अलग बर्तन में उनकी पर्ची लगाकर रखे जाएंगे, जिससे कि ग्राहक कहेगा कि मुझे इस दुकानदार के गोलगप्पे खाने हैं, तो उस दुकानदार की बर्तन में से गोलगप्पे उठा के उस दुकानदार की जो पानी होगा, उस बर्तन में से पानी ला के वो गोलगप्पे खिलाए जा सकते हैं। ऐसे छोले भटूरे वाले जो भी होंगे, जिस दुकानदार का जो भी छोले भटूरे वाला होगा, उसके पास जाएगा, उसकी पर्ची लगी होगी, उससे वो छोले भटूरे खा सकता है। किसी की टिक्की हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो वो सब बस फर्क ये आ जाए कि वो सब एक ही छत के नीचे होंगे, एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर होंगे, जिससे कि जो छोटी छोटी गली की समस्या होती ना, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिससे कि जो पार्किंग की समस्या भी आज के टाइम में चांदनी चौक या किसी भी भीड़ भाड़ वाली मार्केट में हम जाए ना, इतनी प्रॉब्लम होती है पार्किंग करने में कि इंसान सोचता रहता है कि नहीं जाऊंगा मैं गाड़ी लेके। फिर लोग सोचते हैं ऐसे चले जाओ, वैसे चले जाओ, कैसे भी चले जाओ। तो वो सब चीजें दूर की जाएंगी, पार्किंग की समस्या। और कोई अगर शॉपिंग कोई जैसे साड़ियों की शॉपिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उन सभी दुकानदारों को उनकी पर्ची के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि डेफिनेटली जिस दुकानदार का जो आइटम अच्छा है, वो ग्राहकों को ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो नीचे एक ग्राउंड फ्लोर पे इस तरह से उनका मैप लगा दिया जाएगा कि हाँ, अगर आपको इस दुकान में जाना है तो आपको इस फ्लोर पे जाना होगा, इस सेक्शन में, इस रूम में जाना होगा, जो भी जाना होगा। बस एक दीवार का बंटवारा है, एक सेक्शन, लकड़ी से सेक्शन किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। वो इस तरह से किया जाएगा, जो कि कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस तरह से जब सभी दुकानदारों को दिखाया जाए कि हाँ, आपको किसी भी तरह की कोई भी इनकम का लॉस नहीं होगा, जो आपको इनकम पहले हो रही है वो ही होती रहेगी अगर आपका माल बढ़िया है, सब बढ़िया है तो। क्योंकि लोगों को कई बार लगता है कि फिर तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, अगर इसके साथ ही मेरा माल रखा जाएगा, तो ऐसे तो लोग मेरा माल खाना कम पसंद करेंगे, उसका खाना ज्यादा पसंद करेंगे।
अरे भैया, अगर आपके माल में इतना दम है, आपकी चीज में इतना दम है, तो कोई इंसान कितना भी पास हो चाहे दूर हो, कंपटीशन तो देखिए वही रहेगा ना। अगर आपका चीज बढ़िया नहीं है तो फिर लोग उससे दूर भागेंगे भागेंगे, लेकिन बढ़िया है तो चाहे कितना ही कंपटीशन क्यों ना हो, लोग आपकी चीज खरीदेंगे, आपकी चीज खाएंगे ही खाएंगे। तो वो सब चीजें लोगों को मतलब समझाई जाएगी, कन्विंस किया जाएगा कि इस तरह से अगर आप रखेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपका उल्टा बेनिफिट ही होगा। ग्राहक को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मंदिरों की, जैसे कि हम देखते हैं खाटू श्याम मंदिर हो गए, सालासर बालाजी है, दूसरे हमारे इतने मंदिर है, हर मतलब यूपी में तो बहुत सारे मंदिर है और दूसरे राज्यों में भी हैं। तो जहाँ पे भी हम देखते हैं छोटे छोटे दुकानदार बैठे होते हैं, चाहे वो प्रसाद बेच रहे हो, चाहे वो मिठाई बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, उन सभी दुकानदारों को भी इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा एक बिल्डिंग के अंदर, एक छत के अंदर, कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। अब किसी को कहीं का प्रसाद पसंद आता है, किसी को कहीं का प्रसाद पसंद आता है, और कई दुकानदार जिनकी ज्यादा इनकम नहीं हो रही होती होगी, उन्हें कहीं और किसी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो हर एक दुकानदार को वहां पे भी अच्छे से समझाया जाएगा। और वहां पर अब जितना हम अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे तो समझ सकते हैं कि कितना ही ग्राउंड स्पेस, जमीनी स्पेस हमारे पास बचेगा, जहां पर हम होटल्स की व्यवस्था अच्छे से बनाने की कर सकते हैं, जिसमें कि अगर कोई भी जाए टूरिस्ट आ जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि एक ही मंदिर में बहुत लोग की भीड़ लगी हुई है, एक ही मंदिर में, तो क्या होगा, मान लीजिए अगर एक ही दिन बहुत सारे लोग आए तो वो होटल में ठहरे रहेंगे। जैसे जैसे भीड़ कम होती रहेगी, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी कि हाँ, अब मंदिर में भीड़ कम है, तो वो अब जा सकते हैं दर्शन के लिए। इस हिसाब से मतलब भीड़ को भी मैनेज करने की व्यवस्था की जा सकती है, जो कि बहुत बहुत लोगों के लिए इजी रहेगा, फायदेमंद भी रहेगा। और ये तो चीज हो गई मंदिरों की और मार्केट्स की। इसके अलावा अब जैसे कि हर शहर में बहुत सा जमीनी स्पेस बचेगा, जैसे हम जिलों को अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे एयर स्पेस का मैक्सिमम उपयोग करते हुए, तो वहां पे हम बहुत सी और आकर्षक चीजें निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि विदेशों में हम देखते हैं कई गोलाकार बिल्डिंग बनी हुई है, दुबई में हम देखते हैं कहीं इंसान जैसी बिल्डिंग बनी है, कुछ भी बना हुआ है। तो हमारे देश में भी इस तरह की बिल्डिंग्स क्रिएट की जाएंगी कि लोगों को वो देखने का आनंद आए, और वो देखने के लिए लोग स्पेशली विदेशों से या दूसरे शहरों से ही आए, जिससे कि हमारे देश के हर शहर में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हम झंडे के आकार की बिल्डिंग बना सकते हैं, एक लंबा झंडा और जो तीन होती है, हरे, गुलाबी और बीच की वाइट, इस तरह की मतलब बिल्डिंग बना सकते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं एक अलग ही नज़ारा मतलब लोगों को लगेगा अच्छा। अशोक चक्र हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, रुपीज का सिंबल जो हो गया, उसकी आइकन की बिल्डिंग बना सकते हैं हम। और भी जैसे भी जो भी लोगों को आइडिया होंगे, हर शहर में उस हिसाब की बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। कम से कम एक शहर में 6-7 टूरिस्ट स्पेस बनाए जाएंगे, जिससे लोग वहां पे 6-7 दिन के हिसाब से ठहरें, और उन्हें जो भी मतलब विदेशियों से या जो भी दूसरे राज्यों के लोगों से इनकम होती है वो अच्छे से हो पाए। तो इस तरह से टूरिज्म को भी मतलब मोटिवेट किया जाएगा आगे बढ़ाने के लिए। और ये तो हो गई बिल्डिंग्स की बात। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं तो जो बड़े बड़े स्टार्स जैसे मालदीव चले गए या कहीं दूसरी विदेशी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, उनके ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जाएगी इसी देश में। मतलब कहीं समुद्र किनारे कहीं अच्छा सा मतलब होटल बनाया जा सकता है तो वो बनाया जाएगा, और उसमें इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि कोई भी बारिश या भारी बारिश या भी या बाढ़ या कुछ भी दूसरी दूसरी समस्याएं आती है, उन समस्याओं से उन्हें कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ना हो वहां पे रहते हुए। तो इस तरह से देश में सभी तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, जो कि बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, जो कि जमीनी स्पेस का यूज करते हैं हम बहुत चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और आप समझिए कि हमारा देश कितना सुंदर हो सकता है। पार्कों को व्यवस्थित किया जाएगा और उन्हें भी मतलब अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा, वहां पे पार्कों में जो भी जैसी भी सुविधाएं होती हैं वो की जाएंगी। कहीं हम देखते हैं कि पार्क में बिजली की तार गिरी हुई है, तो किसी बच्चे को करंट लग गया बारिश का पानी की वजह से, कुछ भी जैसे भी हो गया, वो सब चीजें बिल्कुल डेकोरेट की जाएंगी। और जो तारें फैली रहती है मार्केट में, वो सभी तारों को व्यवस्थित किया जाएगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप खुद इमेजिन करिए कि जब देश इतना अच्छा हो जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, हर इंसान अपने देश में ही घूमने लायक हो सकेगा, जो कि आज के टाइम में चाहे क्राइम हो, चाहे जगहों की कमी हो, जिस वजह से नहीं घूम पाते अमीर लोग, तो वो जब फैसिलिटीज होंगी तो हमारे देश में कितनी ही इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्ययनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है।
किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। सारांश। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रमण्यापि बहुलभ्यो न लभ्यः शृण्वन्तो अपि बहवो यं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति अर्थात माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।